गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने महासागरीय जल में, जो हमारा अध्याय 12 है, उसमें हम लोगों ने महासागरीय जल में क्या क्या पढ़ा था। इसमें पढ़ा था जल का क्या महत्व है, और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था जलीय चक्र का अध्ययन किया था, और फिर अध्ययन किया था कि पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है, और उसके बाद में अध्ययन किया था कि अधास्थलीय जो बॉटम रिलीफ है, अधास्थलीय जो उच्चावच है, उसका अध्ययन किया था, और फिर पिछले क्लास में हमने महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन किया था। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, महासागरीय जल का, उसमें जो लवणता है या सैलिनिटी है, जो नमक की मात्रा है, वो कैसे पाई जाती है। तो ये तापमान के साथ साथ में नमक भी महासागर के जल में पाए जाते हैं। हमारे पूरे पृथ्वी पर पांच बड़े बड़े महासागर हैं, और वो पांचों महासागर में क्या है, लवण है, नमक है, और इसके अलावा सागर में भी नमक की मात्रा पाई जाती है। तो लवण क्या है, नमक क्या है? समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। परिभाषा लिखने के लिए क्या आएगी, ये आ सकता है परिभाषा लिखने के लिए कि जो है समुद्री सागरीय लवणता या महासागरीय लवणता से क्या तात्पर्य है। तो बस एक लाइन में ये लिखना है, समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। अब ये मात्रा कैसे पता चलती है कि घुले, मतलब कैसे मापते कैसे हैं? तो इसके मापने के लिए 1000 ग्राम समुद्री जल, जैसे 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम समुद्री जल में जितने ग्राम मात्रा जो है नमक की होगी, जितने ग्राम नमक की मात्रा होगी, वही क्या कहलाती है, लवणता कहलाती है। ये मापने की यूनिट है। जैसे हम प्रतिशत में जो है प्रतिशत का चिन्ह कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत मतलब किसी भी चीज़ को 100 में मापा जाता है। कोई भी चीज़ को हम 100 के तुलना में मापते हैं कि 100 में उसका कितना प्रतिशत होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने बताया है 1000 ग्राम में जो है कितने ग्राम नमक की मात्रा घुली होगी, तो उसको मापते हैं 30 नहीं, उसको मापने के लिए हम 1 शून्य और बढ़ा देते हैं। प्रतिशत में ऊपर 1 रहता है, नीचे 1 रहता है, ठीक है, और इसमें ऊपर 1 और नीचे 2 शून्य और बढ़ा देते हैं। तो इसको जो है इस तरीके से इंगित करते हैं। समुद्र में नमक की मात्रा को प्रतिशत की जगह इस तरीके से इंगित करते हैं, क्योंकि 1000 हमको दर्शाना है ना, 1000 जल में। तो ये 30 उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे लिखा जाएगा। 30 भी लिखा जाएगा, 14 लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा, कहीं कहीं ज़्यादा नमक है 220, 228 तक जो है, माने 1000 ग्राम में जो है 228, 230, 300 तक ग्राम में नमक पाए जाते हैं। यानी कि अगर 1000 लीटर पानी को समुद्र के उसको बॉयल करोगे, उबालोगे, तो जितना ग्राम उसमें नमक बचेगा वही उसकी लवणता होगी। तो ये एक उदाहरण है। जैसे 30 लिखना है, 30 यूनिट लिखना है, तो इसका मतलब हो गया 30% नहीं, इसको पीपीटी बोलते हैं, पर पार्टिकल 1000। जैसे हम परसेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पीपीटी, मतलब 30 पीपीटी बोला जाएगा। 30 पीपीटी। पीपीटी का मतलब हुआ प्रति, मतलब 1000 ग्राम में कितना नमक है, कितना ग्राम नमक है। तो एक उदाहरण हो गया। अब देखते हैं, समुद्र में तमाम प्रकार के नमक पाए जाते हैं। जो खाने वाला नमक है, साधारण नमक है, वो तो पाया ही जाता है। उसके अलावा तमाम प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जो करीब जो है 1 दर्जन से अधिक नमक की मात्रा होती है। तो उसमें कुछ मुख्य नमक हैं जो हमने यहाँ लिस्ट बनाई है, आपके किताब में भी है। और जैसे क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन पाया जाता है, कितना 18.97 पीपीटी, परसेंट नहीं पीपीटी, 97 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद हमेशा इकाई में पढ़ते हैं, 97 पीपीटी। सोडियम कितना है, 10.47 पीपीटी। सल्फेट है 2.65 पीपीटी। मैग्नीशियम है 1.28 पीपीटी। कैल्शियम है 0.41 पीपीटी। पोटेशियम है 0.18 पीपीटी। और इसके अलावा जो है और भी है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, ब्रोमीन है, बोरेट है, स्टांटियम है, ये सब है। किताब पे लिस्ट देख सकते हो आप। यहाँ पे जो है बोर्ड पे हमारे आ नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको पूरा नहीं लिखा है, लेकिन जो YouTube पे देखने वाले हैं उनके लिए हम लिस्ट डाल देंगे, वो देख सकते हैं, इसमें पूरा देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी समुद्र में महासागरीय नमक जो है किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, जो साल्ट है समुद्र का वो कैसे महासागरों में पहुंचता है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। वाष्पीकरण एवं वर्षण। वाष्पीकरण पहला टॉपिक है हमारा, वाष्पीकरण एवं वर्षण। अब ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण जब समुद्र से होता है, समुद्र का जल वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर जाता है, तो जल ही जल जाता है, नमक तो जाता नहीं है। तो जल जाता है, नमक थोड़ा बहुत जाता है, तभी तो नमक के कण पहुंचते हैं वायुमंडल में। लेकिन जो है जब जल की मात्रा ज़्यादा जाएगी, तो मान लेते हैं कि किसी सागर में जो है एक
मान लेते हैं एक छोटा सा सागर है जिसमें 1000 ग्राम यानी 2000 ग्राम मान लेते हैं जल भरा हुआ है। अब उसमें से 1000 ग्राम का वाष्पीकरण हो गया, तो अब पहले तो 2000 ग्राम में नमक की मात्रा थी, लेकिन जब 1000 ग्राम चला गया और थोड़ा बहुत नमक गया, हल्का फुल्का नमक ज़्यादा रह गया, तो नमक का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी वाष्पीकरण जहाँ भी होगा सागर के ऊपर, वहाँ पर नमक को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण होने से समुद्र में नमक की मात्रा बढ़ती है। और वर्षण विपरीत है, वर्षण के कारण क्या होता है, समुद्र में नमक की मात्रा कम होती है। वर्षण चाहे जल वर्षा के रूप में हो, चाहे हिम वर्षा के रूप में हो, वर्षा से क्या होता है, जो है शुद्ध जल आता है, शुद्ध जल में नमक की मात्रा नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे जल जब समुद्र में पहुंचते हैं तो वहाँ पर लवणता को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, लेकिन वर्षा भी अधिक होती है। वाष्पीकरण के साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है, तो वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ पर अपेक्षाकृत लवणता कम पाई जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर बर्फ़ की वर्षा होती है, हिम वर्षा ज़्यादा होती है, तो हिम वर्षा होने के कारण जब हिम पिघलता है तो हिम पिघल करके सागरीय क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ भी लवणता को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन जो मकर रेखा और कर्क रेखा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, वर्षण की क्रिया कम होती है, तो वहाँ के सागरों में, महासागरों में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये वाष्पीकरण और वर्षण भी जो है सागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। दूसरा है हमारा नदी के जल का आगमन। सागर में भाई ज़्यादातर नदियाँ जो है अपना मुहाना कहाँ खोलती हैं, सागरीय क्षेत्र में, महासागरों में या सागरों में। तो जब नदी का जल कहाँ से आता है, उसके दो स्रोत हैं, या तो वर्षा का स्रोत होगा या फिर हिम से पिघला हुआ जल होगा। दो ही तो स्रोत हैं, हिम से पिघला हुआ जल नदी को मिलता है या वर्षा का। और दोनों जल कैसे हैं, बढ़िया हैं, शुद्ध हैं, नमक की मात्रा नहीं होती है। हिम के जल में नमक की मात्रा नहीं होगी। तो लेकिन बहते बहते ज़मीन पे कहीं कुछ ज़मीन जो है खारा हो सकता है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मात्रा में नमक ले जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के नदी जिस भी क्षेत्र में जाएगी, जिस भी महासागर में अपना जल गिराएगी, उस क्षेत्र को क्या करेगी, लवणता मुक्त करेगी। वहाँ पर लवणता की मात्रा कम होगी, मुक्त तो नहीं करेगी पूरी तरीके से, लेकिन लवणता की मात्रा कम होगी। जैसे 1000 ग्राम जल में पहले से जो नमक था, अब उसमें 1000 ग्राम जल बाहर आ गया, जो शुद्ध नमक है, नमक कम है उसमें, तो फिर नमक की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नदी के जल का आगमन भी जो है सागर के, महासागर के नमक को प्रभावित करता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, गंगा हमारी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है भारत की, इसमें और इसका जल का स्रोत सबसे बड़ा क्या है, हिमानी है। और हिमानी से जो है पिघला हुआ जल आता है, शुद्ध जल आता है। और बहुत सारी नदियाँ भी जाती हैं वर्षा वाली, उसमें मिलती हैं। तो गंगा एक ऐसी नदी है जो शुद्ध जल को लेकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी का जो है क्षेत्र कम लवण वाला है, लेकिन अरब सागर में लवणता ज़्यादा है। वो अभी आगे हम चर्चा करेंगे जब क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। तो ये नदी का आगमन भी, यानी कि नदी के आने से कुल मिलाकर के आप मोटा मोटी क्या समझ सकते हो, नदी जहाँ भी अपने मुहाने में, मुहाना जहाँ पर नदी अपना डेल्टा बनाती है उसको मुहाना क्षेत्र कहते हैं। तो नदी अपने मुहाने पर जो है समुद्र की लवणता को क्या करता है, कम करता है। ठीक। और तीसरा है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ़ के जमने पिघलने की क्रिया। ये मैंने अभी बता ही दी। जैसे वर्षण हो रहा है बर्फ़ के रूप में, तो ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ़ की वर्षा होती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग या कुछ किसी कारण से बर्फ़ पिघलता है, तो बर्फ़ का पिघला हुआ जल सागरीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में पहुंचता है, तो वहाँ पर लवणता कम करती है। इसीलिए जो है लवणता की मात्रा ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। चौथा, वायुदाब तथा पवन प्रवाह। वायुदाब में क्या होता है कि जो है हवाएं जो है निम्न, वहाँ पे केंद्र में जो है एक उच्च दाब का सेंटर बन जाता है। केंद्र में उच्च दाब का सेंटर बन जाता है, हवाएं चारों तरफ फैल जाती हैं। तो उसमें जो है प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है। और प्रतिचक्रवात में हवाएं नीचे बैठती हैं, प्रतिचक्रवात में हवाएं नीचे बैठती हैं। और हवाएं जब नीचे बैठेंगी तो दबाव डालेंगी पानी पर, और दबाव डालेंगी तो उसमें जो है जो नमक के कण हैं वो उनका जो अभी जो कंसंट्रेशन है नमक का वो फैला रहता है। लेकिन जब दबाव डालती हैं जल पर तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। मतलब उनमें जो है कणों के जो गैप है वो कम हो जाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण यानी वायुदाब कहीं ना कहीं लवणता को जल में बढ़ाती हैं। और पवन प्रवाह क्या करती हैं, जल के नमक को पवन अपने जब हवा बहती है जल के ऊपर, महासागर के ऊपर, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है जल में। और घर्षण उत्पन्न होता है तो सागर का जल भी बहने लगता है साथ साथ में।
तो वहाँ पर क्या होता है, जब जल बह जाता है तो मान लो किसी क्षेत्र में नमक की मात्रा ज़्यादा है और वो बहते हुए दूसरे क्षेत्र में चला गया जहाँ नमक की मात्रा कम है, तो पवन प्रवाह क्या करता है, नमक का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, नमक का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर पवन प्रवाह ना हो, धाराएं ना बह रही हों समुद्र में, तो फिर जहाँ पे नमक ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे, बहुत खारा रहे। कुछ ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पर जो है मतलब ज़्यादा नमक वाले पवन या फिर ज़्यादा नमक वाली धाराएं ले जा करके और किसी बंद सागर में जमा कर देती, तो वहाँ नमक की मात्रा बढ़ जाती है, अभी हम देखेंगे। और पांचवा है हमारा महासागरीय धाराएं। जिस प्रकार से जो है पवन के प्रवाह से पानी समुद्र का बहने लगता है, तो ऐसे ही परमानेंट धाराएं होती हैं। हमने धाराएं बताए थे 2 प्रकार की हैं, महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं। तो ये धाराएं क्या करती हैं, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक धारा चलती है गल्फ स्ट्रीम की, एक धारा चलती है गल्फ स्ट्रीम की। थोड़ा सा एक चित्र बना करके समझाना चाहूँगा। ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, और इसी में ठीक है, और इधर है आपका अफ्रीका, ये यूरोप है, और ये हमारी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ से एक स्ट्रीम चलती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म धारा है और ये स्ट्रीम यहाँ पे जो है नमक की मात्रा ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे ये धारा बढ़ जाती है और यहाँ से नमक की मात्रा ले जा करके यहाँ पर यूरोप के क्षेत्र में, यहाँ पर यूरोपीय क्षेत्र में बढ़ा देती है। तो अभी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे भी नमक की मात्रा थोड़ा सा बढ़ी हुई मिलती है अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है गर्म जलधारा, जिसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी बोलते हैं, और ये गल्फ स्ट्रीम की आगे बढ़ी हुई जो है शाखा है, तो ये नमक की मात्रा यहाँ से उठा करके और यूरोप के इस क्षेत्र में, यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में ले जा करके यहाँ पर जमा कर देती है। तो इस तरीके से जो है महासागरीय धाराएं भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं नमक का समुद्र में या महासागर में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया, जो है जल में, महासागरीय जल में नमक की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ देख लेते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे झील हैं दुनिया के जो सबसे अधिक सैलाइन हैं, सबसे अधिक नमक की मात्रा। जैसे एक है वान झील, एक है हमारा लेक वान झील जो कि टर्की में है, तुर्की में है। यह आप जो है मानचित्र में देख सकते हैं। लेक वान जो है टर्की में है। इसकी लवणता है 330 पीपीटी, 330 पीपीटी, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो 1000 ग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में 330 ग्राम नमक है। बहुत खारा है वान झील, लेक वान झील। दुनिया का सबसे, ये प्रश्न आएगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा खारा झील कौन सा है? वान झील, जो कि टर्की में है, तुर्की में है। ठीक है, ये मानचित्र में अभी जो है दर्शाया जाएगा, उसको देख सकते हैं आप जो है। और दूसरा है मृत सागर या डेड सी भी बोलते हैं। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन में है। डेड सी जॉर्डन में है। ये जो है पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है जॉर्डन। ठीक है, तो मृत सागर जॉर्डन में है और इसमें जो है 238 पीपीटी है, 238 पीपीटी है। और तीसरा है ग्रेट साल्ट झील, ये जो है इसमें है 220 पीपीटी। कितना है? 220 पीपीटी। और ये है ग्रेट साल्ट झील ऊटाह प्रांत अमेरिका में, जो यूएसए है वहाँ का एक प्रांत है ऊटाह। जैसे भारत में राज्य हैं, ऐसे ही अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो उनमें से एक प्रांत है ऊटाह। तो ऊटाह प्रांत में है ग्रेट साल्ट झील। तो यहाँ पर 220 पीपीटी है, यानी 1000 ग्राम जल में 220 ग्राम नमक की मात्रा है इसमें झील में। तो अभी यहाँ पर हमने ये जो है हमने समझ लिया कि अभी इसमें प्रश्न आएगा कि इन झीलों का क्रम लगाइए जिनमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, या विश्व का सबसे अधिक खारा झील कौन सा है? तो लेक वान है, लेक वान। अब हम लोग अध्ययन करेंगे समलवण रेखा, यानी लवणता का क्षैतिज वितरण 2 प्रकार से। सागरों में तापमान का भी 2 प्रकार से वितरण देखा था, एक क्षैतिज और एक लंबवत ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर लवणता को भी हम देखेंगे, जो है क्षैतिज वितरण और दूसरा लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो अभी हम लोग ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वितरण देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वितरण जो है समुद्र में जो सतह है, समुद्र का जो सतह है उस पर कितना जो है नमक पाया जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सतह पर, समुद्र के सतह पर नमक की क्या मात्रा है, कहाँ से
कितनी मात्रा बढ़ रही घट रही है। तो अब ये हमने यहाँ पर ये विश्व का नक्शा बनाया है। अब इसमें जो ये लाइन देख रहे हो आप, लंबी लंबी ये रेखाएं खींची गई हैं, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? समलवण रेखा, यानी नमक की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा बोलते हैं, या इसको अंग्रेजी में बोलते हो आइसोहेलाइन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। हाँ, आइसोहेलाइन। आइसो मतलब समान, हेलाइन शब्द नमक से बना है, लवण से बना है, तो समान नमक की मात्रा को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहते हैं। अब यहाँ पर ये अपना विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। हमने जैसा कि बताया कि विषुवत रेखा के आसपास वर्षण अधिक होती है। वर्षण अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है अपेक्षाकृत नमक कम पाया जाता है, नमक की मात्रा कम होती। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास आप देख सकते हो अधिक नमक की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 37 है, यहाँ पर 35 है जो विषुवत रेखा के आसपास, फिर उसके आगे बढ़ते हैं 36 37 हो जाती है। यानी कर्क और मकर रेखा पर वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर नमक की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण में मकर में देख सकते हो। अब मकर में 37 वाली पेटी इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर समुद्र अधिक है। मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध हमारा महाद्वीपों से ज़्यादा भरा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की अधिकता है, जल की अधिकता है। तो ये अब ऐसे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे, तो लवण की मात्रा, जैसे कि मैंने बताया था ध्रुवीय क्षेत्रों में कम नमक है क्योंकि यहाँ पर हिमानी बर्फ़ जो है पिघल करके जल में मिल रहा है, तो यहाँ पर नमक की मात्रा देखो इधर 32 हो जाता है, 33 हो जाता है, और यहाँ पर 35 क्यों है? इसी सेम अक्षांश पे यहाँ 33 34 से कम है, यहाँ 35 क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यहाँ से एक गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा चलती है और वो जलधारा आगे तक नमक को लेकर के चली जाती है यूरोप के पश्चिमी भाग तक, जो है नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के समुद्र में नमक की मात्रा महासागर में बढ़ा देती है, तो 35 तक हो जाता है। यही कारण है। तो इस तरीके से ये जो है आप मानचित्र में देख सकते हो किस तरीके से जो है आप नमक की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आइसोहेलाइन होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझ सकते हो। खुले सागर की लवणता जो है, खुला सागर जो होता है वहाँ पर नमक की मात्रा कम होती है अपेक्षाकृत बंद सागर के। वहाँ पर 33 से लेकर के लगभग 37 पीपीटी होता है खुले सागरों में, और बंद सागर जैसे लाल सागर है, लाल सागर की लवणता कितनी है? लगभग 41 पीपीटी है। लाल सागर की 41 पीपीटी है। और जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र है आपका, कौन सा मरुस्थल है? यहाँ सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। तो यहाँ पर आसपास जैसे ये यहाँ पर एक सागर है लाल सागर, ठीक है, तो इसकी लवणता लगभग 41 है। लाल सागर की लवणता लगभग कितनी है? 41। और ये अपेक्षाकृत क्या है? बंद सागर है। भाई इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, बीच में ये घुसा हुआ सागर है लाल। और ऐसे ये भूमध्य सागर है, इसकी भी लवणता अधिक है क्योंकि ये भी बंद है और यहाँ से वाष्पीकरण होता है ज़्यादा, तो यहाँ भी लवणता अधिक है। और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है अपेक्षाकृत, इधर 34 देख रहे हो, इधर 35 अरब सागर में। कारण क्या है कि यहाँ पर गंगा नदी शुद्ध जल को ला करके बंगाल की खाड़ी में मिलाती है, तो यहाँ लवणता कम हो जाती है। लेकिन अरब सागर में यहाँ पे वाष्पीकरण भी अधिक होता है और ये लगभग थोड़ा सा बंद भी है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है? नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब तुलना करने के लिए आएगा, लिखने के लिए प्रश्न ऐसे आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा नमक की मात्रा कम क्यों पाई जाती है? कारण बताइए। तो कारण आप बता सकते हो कि गंगा नदी अपने शुद्ध जल को ला करके बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जिससे नमक की मात्रा कम हो जाती है, जबकि अरब सागर में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है अरब सागर के साइड में, तो नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आप कारण लिख सकते हो। और अब इसमें हम सागर वाइज थोड़ा देख सकते हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर है इधर का, ये भी प्रशांत महासागर है, और ये हमारा अटलांटिक महासागर है। तो ये सब सागर वाइज जो है महासागर में देख सकते हैं। अब चूँकि प्रशांत महासागर में लवणता की जो है भिन्न भिन्न पाया जाता है। प्रशांत महासागर का विस्तार अधिक है, बहुत बड़ा है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर विश्व का कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसीलिए इसमें आप देख सकते हो वेरिएशन ज़्यादा है। यहाँ 32 है, 33 है, 34, 35, इस तरीके से वेरिएशन ज़्यादा है। कारण क्या है? इसका विस्तार ज़्यादा है। और अटलांटिक महासागर में अपेक्षाकृत इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 34, 35, 36, 37 इसी के बीच जो है नमक की आइसोहेलाइन या समलवण रेखा पाई जाती है। और तीसरा है हिंद महासागर, ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लवणता अधिक है और बंगाल की खाड़ी में कम है। तो ये जो है हिंद महासागर की बात हो गई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका क्षैतिज वितरण।
ये नमक की मात्रा मतलब समुद्र में क्षैतिज वितरण नमक की मात्रा का हो गया। अब यहाँ में मोटा मोटी हम ये समझ लेते हैं कि विषुवत रेखा से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो लवणता कम होती जाती है। ठीक, ये हम निचोड़ हमारा निकला पूरे इसका क्षैतिज वितरण का कि जब विषुवत लेकिन सबसे अधिक लवणता विषुवत रेखा पे नहीं पाई जाती है बल्कि कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाई जाती है। कारण क्या है, वहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है, विषुवत रेखा के आसपास जो है वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ लवण की मात्रा कम हो जाती है। तो सर्वाधिक लवणता और सर्वाधिक तापमान भी हमने देखा था विषुवत रेखा पे नहीं पाया जाता है बल्कि कहाँ पाया जाता है, कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाया जाता है। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर देखेंगे, लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने जो है क्रॉस सेक्शन बनाया है गहराई का, समुद्र के गहराई का। इसमें आप देख सकते हो ये हमारा जो है उच्च अक्षांश की रेखा है, ये हमारी उच्च अक्षांश है और ये हमारी निम्न अक्षांश है। ये है, ये वाली लाइन जो है निम्न अक्षांश है और ये वाली लाइन उच्च अक्षांश है। इसमें हमने जैसा कि बताया था निम्न अक्षांश का अलग है और उच्च अक्षांश में अलग है, तो दोनों जगह का हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लिया है। इसमें आप देख सकते हो ये गहराई है और ये बढ़ते हुए लवणता का जो है पीपीटी है, पीपीटी परसेंट नहीं कहेंगे, पीपीटी कहेंगे, यानी 33, 34, 35, 36, 37। तो इसमें हम निम्न अक्षांश का पहले देख लेते हैं। निम्न अक्षांश मतलब जो हमारा भूमध्य रेखा और उसके आसपास का है। तो यहाँ पर यानी निम्न अक्षांश में कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब भी आ जाते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा इसके आसपास सतह पर यानी ऊपर जो है नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग 36-37 तक पाई जाती है, जैसा कि मैंने देखा था वर्टिकल उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये यहाँ पर जो है सतह पर इसमें मतलब अधिक लवणता पाई जाती है सागर में, लेकिन जब उसके थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, लगभग 300 मीटर की गहराई में जाते हैं, तो वहाँ तक तो लगभग इतना ही है, 35, 36, 37 के बीच में। लेकिन 300 से 1000 मीटर का जो क्षेत्र है, 300 से 1000 मीटर का क्षेत्र यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ पर तेज़ी से लवण की मात्रा, नमक की मात्रा निम्न अक्षांश पे कम होती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ये वाली लाइन देखो सीधे गिर रही है इधर, है तो नमक की मात्रा कम हो रही, 36-37 से सीधे आकर 34-35 की तरफ आ गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं जो है हैलोक्लाइन लाइन, हैलोक्लाइन लाइन कहते हैं, हैलोक्लाइन लाइन। हैलोक्लाइन लाइन द्वितीय मंडल में है, जो परत द्वितीय परत है जिसमें नमक की मात्रा तेज़ी से गिरती, कम होती है या बढ़ती है। तो निम्न अक्षांश में कम होती है तो इसको हैलोक्लाइन लाइन कहते हैं। ठीक, और इसके बाद में जो निचली परत है जो 1000 मीटर से लेकर के लगभग 4500 मीटर तक, यहाँ पर नमक की मात्रा लगभग बराबर रहती है, समान रहती है, ज़्यादा न बढ़ती है न ज़्यादा कम होती है। ये तो निम्न अक्षांश की बात हो गई। उच्च अक्षांश की बात करें तो उच्च अक्षांश में सतह पर जो है नमक की मात्रा कम रहती है। ध्रुवों के आसपास मैंने बताया था, ध्रुव क्षेत्र में नमक की मात्रा सतह पर कम रहती है। यहाँ भी हैलोक्लाइन लाइन है, लेकिन यहाँ पर सीधे नमक की मात्रा इस बेल्ट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है बीच वाले मध्य वाले पेटी में। फिर इसके नीचे जो है 1000 मीटर से लेकर के 4500 मीटर की गहराई तक, तल तक जो है नमक की मात्रा इसमें भी समान रहती है। यानी एक चीज़ हम मोटा मोटी यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखें कि ऊपर जो है सतह पर जो नमक की मात्रा निम्न अक्षांश पे अधिक रहती है और उच्च अक्षांश पे कम रहती है, जिसमें दूसरी पेटी जो आती है जो हैलोक्लाइन वाली है, जहाँ पर तेज़ी से या तो नमक की मात्रा बढ़ती है या घटती है। और तीसरे मंडल में जो सबसे निचली सतह है जहाँ पर स्थिर सी रहती है नमक की मात्रा, चाहे वो निम्न अक्षांश में चले जाओ चाहे उच्च अक्षांश में चले जाओ, वहाँ पर नमक की मात्रा लगभग समान रहती है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आता है। और जो नमक की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो पानी क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, उसका घनत्व अधिक हो जाता है, और अधिक घनत्व का पानी, भारी पानी नीचे बैठता है, उसके ऊपर हल्का पानी रहता है। तो ये क्रिया समुद्र में चलती रहती है। तो तापमान, नमक और जो है घनत्व, ये तीनों आपस में जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन तीनों में आपस में संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है लवणता के साथ ही इस चैप्टर को पूरा क्लोज किया, ख़त्म किया। जय हिंद, जय भारत।